मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके थे कि रॉलेट एक्ट क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था और खिलाफत आंदोलन के ही दौरान गांधी जी को कैसे नेतृत्व मिला और गांधी जी ने अपने नेतृत्व में उस खिलाफत आंदोलन जो कि खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए मुस्लिम वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और लीग एक साथ आ गई थी कि राजनीतिक सुधारों के लिए जो भी मांग होगी वो साथ में किया जाएगा। ये चीजें आई थी, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तुर्की जो है वो जर्मनी के पक्ष में था, ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ था। तो ऐसे में भारतीय मुस्लिम वर्ग ने मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए खलीफा जो कि धार्मिक प्रधान होता था इस्लाम के लोगों को मानने वालों का, ठीक है, यानी मुस्लिम समाज का, तो उसकी सत्ता को बचाने के लिए वहां किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, वहां अगर संधि भी ब्रिटेन करता है तुर्की के साथ तो वो संधि भी रियायती हो, क्योंकि जर्मनी के साथ जो संधि की गई पेरिस शांति सम्मेलन में, वर्साई की संधि, उसमें अधिकतर युद्ध क्षतिपूर्ति जर्मनी पर लादा गया। कोशिश ये किया गया कि जर्मनी को इतना ज्यादा संधियों के अंतर्गत इस समय तोड़ दिया जाए कि भविष्य में जर्मनी कभी उभर ही ना सके। तो ऐसे में तुर्की के साथ भी 6 वर्ष की संधि की गई, खिलाफत आंदोलन चलता रहा इस्लाम के लोगों के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने जब देखा कि खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ में चल रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो गांधी जी ने उस खिलाफत आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन में बदल दिया, ठीक। और असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पास हुआ तो गांधी जी ने लोगों से यह कहा कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां आती, भाई पहले आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता है परिस्थितियां आपके अनुकूल रहती तो ठीक है, नहीं तो आपके विपरीत भी हो सकती हैं। सामने वाले की चुनौती का आपको पता नहीं होता है, आप बोल जाते हैं। लेकिन चीजें ठीक रही, असहयोग आंदोलन बहुत सफल रहा, लेकिन थोड़ी सी हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उसका विरोध भी काफी लोगों ने किया। लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस का पूर्ण कार्य होगा लोगों को नए आंदोलन के लिए तैयार करना, कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाना और खुद भी ऐसे सामाजिक कार्यों के प्रति जुड़ गए जो सामाजिक कार्य के माध्यम से, जिन सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ती, लोगों में जातीयता की भावना कम होती। ये सारे कार्य गांधी जी ने किए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के पीछे दूसरा मकसद ये था कि गांधी जी जानते थे कि जैसे ही हिंसा प्रारंभ होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी हिंसा की आड़ में इस आंदोलन को दबाने के लिए और ज्यादा हिंसा करेगी। और जब ज्यादा हिंसा होती है, लोगों की शक्ति को तोड़ दिया जाता है, मनोबल को तोड़ दिया जाता है, तो ऐसे लोग भविष्य में बहुत ही शीघ्र होने वाले किसी भी आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसलिए गांधी जी ने लोगों के मनोबल को टूटने से बचाने के लिए असहयोग आंदोलन वापस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन, और उससे पहले नागपुर अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा आज का ये होगा नागपुर अधिवेशन। अब ये देखते हैं कि नागपुर अधिवेशन में हुआ क्या क्या, क्या क्या प्रस्ताव उसमें पास किए गए और उस प्रस्ताव की परिणति क्या होती है, ठीक है। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, ठीक, दिसंबर 1920 ईस्वी। यानी 1920 दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ वो नागपुर का अधिवेशन था, ठीक है। अब देखिए, अब इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ, ठीक। अब समस्या यह थी, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भी अपने संविधान में 2 परिवर्तन किए थे। अब इस परिवर्तन में करने के पीछे क्या मकसद था?
परिवर्तन जो किया गया उसका क्या उद्देश्य रहा होगा। देखिए, पहला तो असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ, दूसरा कांग्रेस ने स्वयं के संविधान में दो परिवर्तन किए। ठीक है, यानी दो परिवर्तन हो रहे हैं। अब तक का जो कांग्रेस का संविधान निर्मित था उसमें क्या चीज कैसे होंगी, उसमें दो प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं और दोनों परिवर्तन गांधी जी के इच्छा के अनुसार हुए। ठीक है, पहला देखिए क्या हुआ इसमें। पहला परिवर्तन, पहले परिवर्तन ये कहा गया कांग्रेस के संविधान का लक्ष्य होगा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। ये पहले रखा गया था, इसको परिवर्तित किया गया और ये कहा गया स्वराज की प्राप्ति। ठीक, जैसे कांग्रेस का जो पूर्व में संविधान था, यानी परिवर्तन से पूर्व, इसमें कांग्रेस का जो लक्ष्य निर्धारित था, देखिए, यानी परिवर्तन किया गया, परिवर्तन से पूर्व जो संविधान है उसमें जो लक्ष्य है कांग्रेस का, उसमें यह कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की प्राप्ति। यानी सत्ता में शीर्ष पर ब्रिटिश ही होंगे। ठीक वही स्वशासन जो आयरलैंड को मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है, वेल्स इत्यादि को मिला है। यानी शासन भारतीय करेंगे, राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश महारानी होंगी। ठीक, ये चीज पहले रखा गया था क्योंकि पहले कांग्रेस के जो नेता थे प्रारंभिक दौर में वो कौन थे, उदारवादी। उदारवादियों का काम क्या था, अंग्रेजों की चाटुकारिता करना। उनकी निगाह में स्थिति क्या थी, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतने ज्यादा अच्छे हैं कि कुछ न मांगो इनसे। जब लगेगा कि तुम गधे से खच्चर बन गए हो तो तुमको खच्चर को जो चीजें चाहिए वो अंग्रेज स्वतः प्रोवाइड कर देंगे। ये विचार था। गांधी जी ने यहां परिवर्तन करके क्या किया, उन्होंने ये कहा, ये जो एक सोच थी इसमें परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करने के बाद जो लक्ष्य निर्धारित हुआ वो हुआ स्वराज का निर्धारित। ठीक, देखिए ये परिवर्तन हुआ। स्वराज से तात्पर्य राष्ट्राध्यक्ष भी मेरा, ब्रिटिश शासन का कोई भी हस्तक्षेप भारतीय शासन प्रणाली में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीज यहां पर इन्होंने ये बात रखी। तो पहला परिवर्तन ये हुआ। ठीक, दूसरा, कांग्रेस के संविधान में एक रचनात्मक कार्य योजना तैयार की गई। रचनात्मक कार्य योजना तैयार की गई और इसे कांग्रेस के संविधान में सम्मिलित भी किया गया। अब इस रचनात्मक कार्य योजना में थी क्या क्या चीजें थी, यही से कांग्रेस का जो जनाधार है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ना प्रारंभ होता है। अब ये देखिए कार्य योजना ऐसी गांधी जी ने क्या है, क्योंकि अब कांग्रेस किसकी हो गई, गांधी जी की हो गई। तो कांग्रेस का संविधान भी किसके अनुकूल होगा, गांधी जी के अनुकूल होगा। तो अगर संविधान गांधी जी के अनुकूल होगा तो विचार भी तो गांधी जी के अनुकूल होंगे। तो अब इस कार्य योजना में आप खुद सोचिए कि गांधी की सोच क्या थी, गांधी जी चाहते क्या रहे होंगे। गांधी जी को नए आंदोलन चलाने हैं, नए आंदोलन को चलाने के लिए उनको कितना पावर चाहिए, कितना जनाधार चाहिए, कितने लोग चाहिए, उसकी बात। ठीक है, देखिए पहला, इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत में जो सभी वयस्क हैं, यानी सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान किया जाए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा
300 सदस्य वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन हो। ठीक है, यानी भूमिका अलग से बना रहे हैं, सभी को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पद देने की बात होती। 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, ये देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन हो। दूसरा ये चीज, ठीक है, ऊपर में डाल दें ताकि अच्छी आ जाए। अब देखिए तीसरा क्या कहा, थर्ड, ये परिवर्तन है इसमें, है ना, जो एक कार्य योजना तैयार की गई वही। ठीक, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हो। कांग्रेस समिति, ठीक है। देखिए अब इसमें भाषाई और प्रांतीय कांग्रेस समिति से क्या तात्पर्य है? भाषाई आधार पर है। ये देखिए भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से प्रांतों में कई कई भाषाएं हैं। तो जब भाषाई आधार पर समिति का गठन होगा प्रांतों में, तो स्थिति क्या होगी? जिस भाषा उस प्रांत में बोली जाती, जो भी भाषा उस प्रांत में बोली जाती है, उस भाषा को बोलने वाले लोगों का समिति, यानी हर भाषा में कांग्रेसी नेता मौजूद होंगे, यानी निचले स्तर पर कांग्रेस की पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रांतीय समिति, राष्ट्रीय समिति, जिला पर भी समिति, तहसील पर समिति और गांव स्तर पर भी समिति की बात होती है, ताकि कांग्रेस का जो संगठन है वो धरातल से उठ के शीर्ष तक एकदम सीरियल में बना रहे। संगठन मजबूत तो पार्टी मजबूत, संगठन कमजोर तो पार्टी कमजोर। गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया, यानी संगठित कांग्रेस, एक संगठन से बहुत ज्यादा मजबूत कांग्रेस की स्थापना की बात की। आज कांग्रेस के पास इसी का अभाव है, इसीलिए कांग्रेस कमजोर है। भाजपा के पास इसी का मजबूती है, इसी का जनाधार है, इसलिए आज भाजपा काफी मजबूत है, संगठन उसका अच्छा है। ठीक है, देखिए चौथा, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर कांग्रेस समिति का गठन। यानी सीरियल क्या हुआ? ग्राम, तहसील, जिला, प्रांत, राष्ट्रीय, एक सीरियल व्यवस्था में, एक सीरियल नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कांग्रेस का संगठन हर जगह मौजूद है। तो अगर संगठन हर जगह मजबूत है, सूचना तंत्र अच्छा है, तो फिर आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ पूरे भारत में चलाया जा सकता था। कहां कहां दबाओगे भाई? हर गांव जब आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो कहां तक आप आंदोलन को दबा सकते हैं? एक ये मंशा है कि हर जगह आंदोलनकारी हो। जब हर जगह आंदोलनकारी हो जाएंगे तो विवश होकर के अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें अस्पृश्यता का निवारण। गांव में ये चीज बहुत ज्यादा थी, उस समय की बात अगर करते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा थी, अस्पृश्यता। गांधी जी ने कहा अगर इसका हम निवारण करते हैं, कांग्रेस ही करेगी। अगर इसका कांग्रेस निवारण करती है तो जो भी अस्पृश्य जातियां थी वो सभी अस्पृश्य जातियां कांग्रेस से जुड़ती, और अगर कांग्रेस से जुड़ती तो इनमें शिक्षा इत्यादि का विकास भी होता, और अगर इसका विकास होता तो ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ जाते, यानी और ज्यादा जनाधिक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी
और स्वदेशी में भी क्या, चरखा और हाथ से कटाई, हाथ से कटाई और चरखे, इस पे फोकस किया इन्होंने। कहा चरखे, हाथ से सूत काटो, चरखे से कपड़ा बुनो, ठीक है, चरखे से सूत काटो, हाथ से तकली जो होती है, तकली से सूत काटो, ठीक है, सूत काटने के बाद उससे कपड़ा बुनो, या सूत आप बेच सकते हो, जरूरी नहीं था कपड़ा आप खुद बुनो, चाहो तो सूत आप बेच सकते हो, रुई तो हर जगह मिल जाती थी सस्ते में, ये चीज हो सकता था, ठीक है, को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए अब यहां से स्वदेशी का जो प्रचार है, यहां दो चीजें इन्होंने की, दिमाग से खेलने की बात है। जब खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन की बात आई या हमदा मेल बाद मेल की बात आई, तो जो उद्योगपति वर्ग था वो कहीं ना कहीं गांधी जी से नाराज रहा होगा। जब असहयोग की बात आती है तो उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी की बात रखी। जैसे ही स्वदेशी की बात रखेंगे तो भाई हर आदमी तो चरखा नहीं काटेगा, चरखा नहीं चलाएगा, हर आदमी तकली से सूत नहीं काटेगा, हर आदमी कपड़ा नहीं पहनेगा, तो ऐसे में स्वदेशी मिलों में उत्पादित कपड़े की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बात स्वदेशी की हो रही है। तो जैसे ही स्वदेशी मिलों में कपड़े की डिमांड बढ़ती है, मिलों में उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा, और जब मिलों में उत्पादन बढ़ेगा तो जो मिल मालिक है उनके लाभ का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। और अगर गांधी जी के सिर्फ एक कार्य योजना को कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में सम्मिलित किया जाए और उससे मिल मालिकों की लाभ का परसेंटेज बढ़ जाए, तो मिल मालिक कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर सकते थे। कांग्रेस की सदस्यता मिल मालिकों की ज्वाइन करने का मतलब हुआ पूंजीपति वर्ग भी किसके साथ, कांग्रेस के साथ। और अगर पूंजीपति वर्ग भी कांग्रेस के साथ है तो क्या कांग्रेस को आंदोलन चलाने के लिए कभी पूंजी की आवश्यकता होती, कभी नहीं होगी। यानी गांधी जी ने एक तीर से कई निशाने साधे, पहला। दूसरा, हाथ से कताई और चरखे को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो जब सूत ही काटने की बात है तो स्वाभाविक है वो जो सूत गरीब वर्ग निम्न वर्ग काटेगा, वो सूत या तो जुलाही खरीद लेंगे या तो मिल मालिक खरीद लें, कोई भी खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, जो निम्न वर्ग है उसकी भी आय बढ़ेगी। और अगर निम्न वर्ग की आय बढ़ती है तो होगा क्या कि भारतीय लोग, महिलाएं ही सूत काटते हैं, भाई खाना पानी बनाई थोड़ा समय पाए उसमें सूत काट रहे, दोपहर हम सोना नहीं होगा। जैसे इलाहाबादी बच्चों का क्या होता है, दोपहर हम दाल भात चोखा खाए और सो गए, ठीक है, ज्यादातर शार्ट फॉर्म में डीबीसी ही कहते हैं उसको, ठीक है, दाल भात चोखा खाए और सो गए। तो ये चीजें होंगी, यानी निम्न वर्ग की भी आय को बढ़ाने का प्रयास, उच्च वर्ग यानी जो उद्योगपति हैं उनके भी आय को बढ़ाने का प्रयास सिर्फ एक कार्य योजना के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं क्या था इसमें। यह कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा देने की बात आंदोलन के लिए जरूरी था कि इस समय हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया दिया जाता, ठीक है। बाद में भाई सांप्रदायिक चीजें हुई, बाद में विचारधारा बदल गई, अलग बात था, ठीक। नेक्स्ट इसमें यही कहा इन्होंने कि यथासंभव हिंदी का प्रयोग किया जाए। संपूर्ण भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के संगठन में भी हिंदी भाषी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो यथासंभव यदि हिंदी की बात हो रही है तो अंग्रेजी बोलने वाले भी तो कुछ नेता थे ही, वो अंग्रेजी बोल के दूसरे लोगों को समझा देते थे, ठीक है। तो हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत रहती। अब जब हिंदी भाषी बहुत पूरा उत्तर भारत, ठीक है, जनसंख्या भी ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा हैं और अधिकतर लोग हिंदी भाषी हैं, ठीक। तो ये चीज इनका आया। अब ये इनका प्रस्ताव, गांधी जी का ये प्रस्ताव स्वीकार किए गए, और जब ये प्रस्ताव स्वीकार किए गए तो असहयोग का तो प्रस्ताव पास ही हो गया था। अब दिक्कत क्या थी, अब आंदोलन की घोषणा की बात थी। तो ठीक है, नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव, इसके आधार पर जनाधार बढ़ाने की कोशिश, जनाधार बढ़ जाएगा तो आंदोलन
कोई दिक्कत नहीं थी अब आंदोलन चलाने के लिए, पूरी जमीन तैयार हो चुकी थी, गांधी जी को बस आंदोलन की घोषणा करनी थी। तो हम लोग आते हैं आंदोलन की घोषणा। अब नया टॉपिक असहयोग आंदोलन, ये देखते हैं कि उसमें था क्या, किसने विरोध किया और कैसे वो काफी हद तक सफल भी रहा, उसकी कार्य योजना क्या क्या थी। असहयोग आंदोलन, उन्नीस सौ 1920 से 1922। ठीक, देखिए गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया पहला आंदोलन है ये। ठीक, जब हम बात करते हैं असहयोग की, तो इसका मूल मंतव्य था आ मतलब नहीं, सहयोग का मतलब सहयोग। तो सहयोग किसके साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ। गांधी जी कहते थे अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का हम सहयोग नहीं करेंगे, जो भी सहयोग करते आ रहे। यदि हम अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करें तो संभव है अंग्रेज भारत की व्यवस्था को सुचारू रूप से न चला पाए, और जब भारत की व्यवस्था को ही सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, उनको आर्थिक हानि होगी। यूरोप से उस व्यवस्था को चलाने के लिए उन्हें कर्मचारी बुलाने पड़ेंगे, और भारत जैसे विशाल क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूरोप से बहुत ज्यादा लोगों को बुलाना पड़ता, और उन सभी को वेतन देना अगर होता तो फिर कंपनी बैठ जाती, और जब आर्थिक हानि होती तो कंपनी ऐसे क्षेत्र को स्वतः ही छोड़ के भाग जाती। ये उद्देश्य गांधी जी का था। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पे फोकस करते हैं, क्या हुआ होगा। ठीक, असहयोग का प्रस्ताव जो है नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा रखा गया। ठीक, देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रखा गया। अब अगर गांधी जी द्वारा रखा जा रहा है तो जो सीनियर नेता थे जिनके हाथ में अब तक बागडोर थी, क्या उन्हें बुरा नहीं लगता? कुछ तो ऐसे होते जिन्हें बुरा लगता, क्योंकि एक नया लौंडा भी आया है, 5 साल हुआ कांग्रेस में आए हुए और नेता बन गया, हमसे बड़ा नेता हो गया, ईगो हर्ट तो होता ही होता। ठीक वैसे ही जैसे शिवपाल चाचा का हो गया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने से हुआ था, तभी तो विवाद हुए। आजम भैया का हो गया, सॉरी आजम बाबा का हो गया अखिलेश के अंडर में काम करने से। आडवाणी जी का हो गया मोदी जी के मुख्य प्रधानमंत्री बनने से। ठीक है, तो एक विचार होती है जिन्होंने पार्टी को उठाया है उस हद तक उठाया और फिर वो सत्ता पर न बैठ पाए और कोई नया लड़का आ जाए तो बुरा लगता है। यहां पर भी गांधी जी ने जब असहयोग का प्रस्ताव रखा होगा और ये देखा होगा संपूर्ण कांग्रेस कमेटी गांधी के अधीन है, गांधी जी के नियंत्रण में है, तो जो सीनियर बुजुर्ग नेता रहे होंगे कांग्रेस के, थोड़ा न थोड़ा तो दर्द होगा ही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसे कौन से नेता थे जिनको असहयोग के प्रस्ताव कांग्रेस में रखने पर ही दर्द हुआ। प्रस्ताव पास हुआ, ये सब शुरुआत में दर्द तो होगा ही, तो अब जब दर्द होगा तो विरोध भी करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि असहयोग के प्रस्ताव का विरोध करने वाले कौन कौन। ठीक है, अब देखिए विरोध करने वाले नेता कौन कौन थे असहयोग के प्रस्ताव को। अब इसमें सबसे पहले आए एसएन बनर्जी, बंगाल के सबसे बुजुर्ग सदस्य, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में एओहूम अधिवेशन प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले इनसे मिला। जानते हो क्यों? क्योंकि बिना एसएन बनर्जी के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए कांग्रेस का कोई जनाधार वहां नहीं बढ़ पाता। एसएन बनर्जी से मुलाकात करने के बाद एसएन बनर्जी की जो पार्टी थी उसको कांग्रेस में
विलय कर दिया गया और एस.एन. बनर्जी स्वयं कांग्रेस के सदस्य हो गए। तो जो संस्थापक सदस्यों में रहा हो वो क्या विरोध नहीं करता एक नए लौंडे का नेतृत्व देने में? तो इनका तो रीजन वो था। दूसरे, मदन मोहन मालवीय बड़े विद्वान आदमी, अवस्था इनकी भी काफी थी, इन्होंने विद्रोह किया। ठीक। दूसरे, C.R. दास, ये भी बुजुर्ग थे गांधी जी से ज्यादा, इनको भी दर्द हुआ। दर्द का परिणाम बाद में तो होम लीग स्वराज पार्टी तक का गठन कर लिया, बहुत सी चीजें की। ठीक है। दूसरे, वीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक। तीसरे, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। एनी बेसेंट, ये तो जरूर विरोधी होती क्योंकि असहयोग के प्रस्ताव में स्वराज की बात हो रही है। एनी बेसेंट कभी नहीं चाहती थी कि भारत को स्वराज प्रदान किया जाए, वो तो सुशासन की बात कर रही थी भारत को। तो जब इस आंदोलन का उद्देश्य ही अलग है तो ये लेडी कैसे उस आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती? तो इन्होंने तो स्वतः विरोध किया और यहां तक भी कह दिया कि ये बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम है। ठीक है। शंकर नायर, और S.N. चंद्रावरकर, ये नेता थे। ठीक। इसमें लाला लाजपत राय भी थे। ठीक है। वह लाला लाजपत राय, लेकिन हुआ क्या कि इसमें जब प्रस्ताव पास होने की बात आई तो उस समय तक, सितंबर से नवंबर की बात है, तो उस समय तक दो व्यक्ति, C.R. दास और लाला लाजपत राय, ये दोनों लोग प्रस्ताव के पक्ष में खड़े थे। यानी जो प्रारंभ में विरोधी थे वो अब पक्ष में आ चुके हैं। एक पंजाब के अच्छे नेताओं में, ये बंगाल के अच्छे नेताओं में, दोनों लोगों अपना जनाधार था। जिस क्षेत्र में राजनीति थी वहां पर बड़े सम्मानित थे और काफी लोग इनके साथ थे। तो ये लोग आ गए यहां पर। अब बचा कौन कौन? S.N. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, वीसी पाल, जिन्ना, एनी बेसेंट, शंकर नायर, S. चंद्रावरकर, ये तो बच्चे। S.N. बनर्जी अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे और व्यक्ति जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसका सम्मान बचता है, लोकप्रियता भी उसकी कम हो जाती है। तो यहां इनकी लोकप्रियता कम हो गई थी क्योंकि उम्र में और राष्ट्रीय आंदोलन बड़े काम किए थे, इसलिए सम्मान बचा हुआ था। मदन मोहन मालवीय का राजनीति से बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, ज्यादातर ये शैक्षिक और सोशल वर्क काम करते थे। ठीक। वीसी पाल बहुत बुजुर्ग हो गए थे, ये भी चले गए। जिन्ना के लिए समस्या ये थी कि जिन्ना को इससे पूर्व तक हिंदू मुस्लिम एकता का राष्ट्रदूत की संज्ञा दी जाती थी जहां तक, लेकिन जिन्ना बड़े महत्वाकांक्षी थे। जब गांधी जी के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया तो जिन्ना को क्या लगा कि कांग्रेस अपूर्णतः गांधी के हाथों में रहेगी और जिन्ना का अस्तित्व गांधी से ऊपर नहीं हो सकता था, गांधी से नीचे रहता। तो अगर गांधी से नीचे रहना और स्वयं की महत्वाकांक्षा है कि नहीं हाथों में मेरे है, तो फिर जिन्ना गांधी का स्वाभाविक है विरोधी करते, इसलिए जिन्ना ने विरोध किया। और जब जिन्ना ने यह देखा, भाई विरोध किया चलो ठीक है, और विरोध करो, असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे हो, कांग्रेस का तो नहीं। असहयोग आंदोलन जब खत्म हो जाए तो फिर कांग्रेस का विभाग जंग बन जाए, लेकिन नहीं, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जब जिन्ना ने यह देखा कि कांग्रेस पूर्णतः गांधी के नियंत्रण में है
और अब जब तक गांधी जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस गांधी के हाथों में रहेगी। तो अब जिन्ना को यह लगा कि कांग्रेस का नेतृत्व तो गांधी के जीते हुए जिन्ना को मिलना नामुमकिन है, इसलिए अपना एक अलग अस्तित्व बनाया जाए। इनके लिए अब सबसे ज्यादा अच्छा था कि उन्हें सांप्रदायिक नेता बन जाए, और वहीं से जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ भागते हैं, लीग में सम्मिलित हुए और फिर यहीं से एक सांप्रदायिक नेता के रूप में उभार शुरू होता है। एनी बेसेंट का रीजन आपको पता ही है, क्यों विरोधी थी, क्योंकि ये कभी नहीं चाहती थी भारत को स्वराज दिया जाए, ये हमेशा भारत को स्वशासन देने की बात करती थी, वो भी ब्रिटिश सत्ता के अधीन। ठीक, इसलिए जब स्वराज की यहां बात हुई तो इन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया, कहा यह चीज बहुत अच्छी नहीं है, भारतीयों को स्वराज नहीं बल्कि स्वशासन देना चाहिए। शंकरन नायर दक्षिण के नेता, चंद्रावरकर दक्षिण के नेता, इनका अपना कोई विशेष जनाधार नहीं था कि ये बहुत बड़े नेता हों, इनके विरोध को स्वीकार किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों लोग ठीक ठाक नेता थे दक्षिण में। ठीक है, तो ये चीजें आई, ये अब आ गए थे। ठीक, अब देखिए स्थिति क्या हुआ कि प्रस्ताव असहयोग का अब असहयोग का जो प्रस्ताव है उसमें क्या क्या चीजें आई जाएंगी। भाई असहयोग आंदोलन चलेगा, इसका विरोध किया, उसके बाद भी प्रस्ताव पास हो गया कि हाँ असहयोग आंदोलन चलेगा, होगा असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन किया जाएगा, ये प्रस्ताव पास हो गया। अब मेन चीज ये थी कि असहयोग आंदोलन चलेगा तो उसमें हमें करना क्या क्या है। भाई जब तक हमें ये नहीं पता हो कि हमें करना क्या है, तब तक हम उस आंदोलन की नीतियों का प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो यहां से शुरू हुआ असहयोग के प्रस्ताव की बात, और ये संपूर्ण प्रस्ताव गांधी जी द्वारा। ठीक है, देखते हैं असहयोग का प्रस्ताव क्या था। पहला, सरकारी उपाधि उपाधियों का त्याग। ठीक, सरकारी उपाधियों का त्याग। दूसरा, अवैतनिक सरकारी पद का त्याग। दोनों चीजें हैं, आर्थिक नुकसान नहीं होने देने की बात है, सरकारी उपाधि, और इसी के समय गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, सरकारी अवैतनिक यानी ऐसे सरकारी पद जो वेतन नहीं मिलने वाले हो, जिन पर कुछ होता है ना, मानद उपाधि दे दी जाती है, मान पद दे दिए गए, जाओ थोड़ा बहुत काम करते रहो, सामाजिक कार्य है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो समाज के लिए, तो क्यों नहीं ये पद ले लो, अध्यक्ष बन जाओ इसके, तो 2 घंटा बैठना, चले आना, नाश्ता पानी फ्री मिलेगा। ठीक है, ऐसे जो भी पद हो इनका त्याग। ठीक है, थर्ड, इन्होंने कहा सरकारी उत्सवों का बहिष्कार व स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सहायता से सदस्यता से इस्तीफा। संस्थाओं सरकारी सदस्यता से इस्तीफा, यानी सभी स्थानीय संस्थाओं को भंग करने की बात आ गई थी यहां पर। भाई सभी भारतीय अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर स्थानीय संस्थाएं तो अस्तित्व विहीन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें। नेक्स्ट 4, स्कूल और न्यायालय का बहिष्कार। ठीक, यहां पर यह कहा गया था कि जो विद्यार्थी स्कूल छोड़ते हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की, और जो न्यायालय का बहिष्कार करते हैं, उसमें यह हुआ था वकील जो भी हैं वो बहिष्कार। भाई न्यायालय में वकीलों को क्या मिलता है, सिर्फ केस लड़ने के लिए जो पैरवी कर रहा है, जिसका केस है उससे जो भी पैसा ऐंठ लें, जो भी पैसा ले लें, वही तो है। तो यहां न्यायालयों के बहिष्कार की बात की गई। उसमें दूसरा गांधी जी ने कहा कि जो भी आपसी विवाद हो वो पंचायतों के माध्यम से
सुलझा लिए जाए। ठीक है, ये चीज रखी इन्होंने, तो चलो ठीक है। ऊपर देखा जाए थोड़ा सा, डाल दे इसको। देखिए, देश के बाहर नौकरी करने से इनकार। कारण क्या था? क्योंकि देश के बाहर अंग्रेज भेजते थे लोगों को, और बहुत से ऐसे भारतीयों को बाहर भेजा गया था जो जहां गए वहीं दास बन के रह गए। सेना को बाहर भेजा जाता था और उसका अलग से कोई भत्ता वत्ता नहीं दिया जाता था। इसलिए उन्होंने कहा देश से बाहर नौकरी करने जाओ ही ना, जब वहां कोई लाभ नहीं है तो फिर वहां जा क्यों रहे हो राष्ट्र छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार। ये चीज अच्छा कर दिया, पूंजीपति वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ सम्मिलित करने की एक अच्छी योजना। ठीक है, देखिए ये इनका प्रस्ताव था असहयोग का। अब अगर ये प्रस्ताव आ गए हैं तो इन प्रस्ताव में क्या कोई दिक्कत थी? विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार। देखिए, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार, इसमें क्या होगा? जैसे ही विदेशी सामानों की बहिष्कार की बात आएगी, स्वदेशी सामानों की मांग बढ़ जाएगी। है, विदेशी सामानों की मांग घट जाएगी। नुकसान स्वदेशी उद्योगपतियों को होगा या विदेशी? स्वाभाविक है, यहां पर नुकसान होगा मांग घटने से, जबकि वहां उत्पादन हो चुका है। तो जब वहां नुकसान होगा, विचार कैसे कैसे आते हैं और कितना ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि उस समय भी कुछ ना कुछ तो ग्लोबलाइजेशन आई। ठीक, अब देखिए भारत में मांग घटी, तो जैसे ही भारत में मांग घटेगी तो मांग घटने से मूल्य भी घटने चाहिए, लेकिन मूल्य इतना थोड़े घट जाएगा कि उत्पादन लागत से भी नीचे आ जाए, ये तो नहीं होगा। तो यहां पर जब मांग घटी तो जो वस्तु भारत आ चुकी थी, अगर उसकी मांग घटती है तो वो डंप हो जाएगी। डंप होगी तो बहुत सी चीजें नष्ट भी होंगी। अब यहां जब बिक्री नहीं हो रही है तो यूरोप से जो भारत को आयात हो रहा था वस्तुएं, वह रुकेंगी। जैसे ही वस्तु वहां कम हुई, उत्पादन कम किया जाएगा, तो उत्पादन कम होते ही उसका नुकसान। छटनी, श्रमिक बेरोजगार हो गए ब्रिटेन में, पहला। दूसरा, उद्योगपतियों को लाभ कम हुआ। जब उद्योगपतियों को लाभ कम होगा तो वो उद्योगपति सरकार की नीतियों का विरोध शुरू कर देंगे। ठीक, सरकार की नीतियों का विरोध शुरू करेंगे, और जैसे ही वो उद्योगपति सरकार की नीतियों का विरोध शुरू करते हैं तो आंदोलन भी खड़ा करा सकते हैं, क्योंकि ये छटनी हो गई थी। उद्योगपति करेंगे क्या? वो तो सीधे सीधे मजदूरों से भी बता सकते हैं कि हम क्या करें, जब माल बिक ही नहीं रहा है तो या तो नया बाजार दिया जाए या तो व्यवस्था दी जाए कि भारत में आंदोलन खत्म हो। ये उद्योगपति सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि भारत में जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो दे करके किसी तरीके से आंदोलन को समाप्त किया जाए। बहिष्कार का जो है इसे वापस करवाया जाए। ठीक, ये तो ब्रिटेन में चीजें होंगी। दूसरा, आप देखो भारतीयों के विषय में, स्वदेशी की मांग बढ़ी, भारतीय उद्योगपतियों को लाभ बढ़ेगा। भाई जब मांग बढ़ रही है तो उत्पादन भी तो ज्यादा करेंगे, क्योंकि उस मांग की पूर्ति के लिए स्वाभाविक है। या अगर सामान की पूर्ति कम है तो मूल्य बढ़ जाएंगे, तो मूल्य बढ़ेंगे तब पर भी लाभ बढ़ेगा। तो मूल्य बढ़ने नहीं देना चाहिए था, बढ़ने देना नहीं था। तो अगर बढ़ने नहीं देना है तो उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा लाभ की दर बढ़ जाएगी। तो जो लाभ की दर बढ़ती है, मान लो कि 100 रुपए आपको लाभ बढ़ गया, तो आप 50 रुपए क्या करेंगे? चंदा के रूप में कांग्रेस को दे दिया। हर उद्योगपति देता है। चुनाव जब आते हैं तो पार्टी जो सत्ता में आने वाली होती है, या उस जिसके रुझान लगते हैं कि नहीं यही सरकार बनेगी, तो जो उद्योगपति लोग होते हैं वो उस पार्टी को अच्छा खासा चंदा देते हैं
क्यों? ताकि जो नीतियां सरकार की, जो नई सरकार है उसकी जो नीतियां होंगी वो उन उद्योगपतियों के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। ठीक है, इसलिए साधने की कोशिश की जाती है। नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार जब गठन हो जाएगा तब चंदा दे देंगे। ठीक, तो चंदा कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को अगर चंदा फंड अच्छा खासा मिल रहा है तो कांग्रेस क्यों नहीं इस आंदोलन को बरकरार रखे, लंबे समय तक स्वदेशियों बहिष्कार की बात उठाती रहेगी, ताकि राष्ट्रीयता की भावना से जो भी व्यक्ति ग्रसित हो गए हों, जिन लोगों में राष्ट्रीयता पनप गई हो, वो लोग इन चीजों का पूर्ण उपयोग करते रहें। आगे बढ़ते हम लोग और ये देखते हैं कि आंदोलन में घटनाएं कैसे कैसे घटती हैं और आंदोलन कैसे अपनी चरम स्थिति को प्राप्त होता है, चरमोत्कर्ष पर कैसे पहुंचा। ठीक है, देखिए जैसे ही आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, गांधी जी ने सबसे पहले, भाई प्रस्ताव में बहुत सी चीजें थी, तो गांधी जी ने सबसे पहले किया क्या कि जो अपने ऊपर चीजें लागू हो सकती हैं वो, तो उन्होंने सबसे पहले गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद ये वापस कर दिया। ठीक, जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि ये वापस कर दी। ठीक, 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड इसका गठन किया गया। क्यों तिलक स्वराज फंड का ही गठन किया गया? क्योंकि तिलक गांधी से पूर्व कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे और 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो तिलक को श्रद्धांजलि देना, तिलक की लोकप्रियता से लाभ उठाने की कोशिश की गई, इसलिए तिलक के नाम पर स्वराज फंड स्थापित किया गया। भाई तिलक की जब लोकप्रियता गांधी जी से पूर्व सबसे ज्यादा थी, तो स्वाभाविक है कि तिलक की लोकप्रियता का फायदा भी मिलता, और जब तिलक की लोकप्रियता का फायदा मिल सकता हो तो आंदोलन को गति देने के लिए उस लोकप्रियता का फायदा क्यों न उठाया जाए। तो गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड नाम का एक कोष बनाया कि लोग इसमें चंदा दें, और कहते हैं 6 माह के अंदर तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए चंदा के रूप में इकट्ठा हो गया। सोचिए, ये थी लोकप्रियता। उस समय 1 करोड़ रुपए तो बहुत होता था, आज के अरबों रुपए की बात है। और अगर भाई 1 अरब से ऊपर का है, 100 गुना ज्यादा है उस समय का, क्योंकि जब हम अपना बचपन देखते तो उसमें चवन्नी चलती थी, 10-20 पैसा भी चलता था, तो यानी उस समय तो 1 आना और 2 आना चलता रहा होगा। ठीक, जब आज अठन्नी नहीं चलती, 1 रुपया सीधे चलता है। तो अगर ये 1 करोड़ रुपए अरबों की बात रही होगी उस समय, तो 1 करोड़ रुपए से आंदोलन को गति आसानी से दिया जा सकता था, बहुत अच्छा आंदोलन क्रिएट हो सकता था। ये गांधी जी की सोच का नतीजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इस आंदोलन में, भाई एक आंदोलन तो आप घोषित ही कर चुके हो, तो जब आंदोलन घोषित हो चुका है, लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा करने की बात आ रही है, तो क्या सरकार इस आंदोलन को दबाने का प्रयास नहीं करेगी? स्वाभाविक है, वो भी तो आंदोलन दबाने का। तो इस आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता थे, पूछा जा सकता है कौन? मोहम्मद अली। जिन्ना नहीं है, अली बंधु वाले हैं, मोहम्मद अली। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी समय भाई क्षेत्रीय स्तर पर भी तो बवाल होता है, तो अब क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ नए नए आंदोलन क्रिएट हो जाते हैं। इसी समय पंजाब में अकाली आंदोलन शुरू हो गया। अब अकाली आंदोलन था क्या?
तो असहयोग आंदोलन का ही अंग बन गया भाई, उस समय शुरू हुआ असहयोग, तो ये भी असहयोग आंदोलन का अंग बन गया। गुरुद्वारों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अकाली आंदोलन। अब हुआ क्या कि इन गुरुद्वारों में जो भी प्रशासनिक वर्ग था उसके खिलाफ ये सिखों द्वारा आंदोलन चलाया गया, और अंत में इस आंदोलन के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को खत्म करके सिखों के ही द्वारा एक व्यवस्था बना दी गई ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और गुरुद्वारे अच्छी तरीके से संचालित हो सके, क्योंकि गुरुद्वारों में भी बड़ा पैसा आता है, चढ़ावा आता है, सिखों का एक हिस्सा जाता होगा। ठीक ऐसे ही जैसे इस्लाम के विकास के लिए इस्लामिक लोगों से जकात नामक एक कर लिया जाता है। अब होता क्या है कि वो जकात का प्रयोग होना चाहिए केवल इस्लाम धर्म के विकास के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है। बहुत से मौलवी मौलाना जो होते हैं वो अपने ऐशो आराम पर भी खर्च करते हैं, ठीक है, तो वो धर्म के विरुद्ध है, लेकिन चूंकि इस्लाम में कट्टरता बहुत ज्यादा है इसलिए उसका ज्यादातर सदुपयोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हुआ क्या, देखिए गांधी जी जब ये देख रहे हैं कि हर जगह चीजें अच्छी हो रही हैं, तो गांधी जी को भी क्या होगा, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब अगर गांधी जी का आत्मविश्वास बढ़ता है तो आंदोलन की दिशा को और अग्रेसिव करने की बात आएगी। ठीक है, तो अब गांधी जी ने यहां किया क्या, 1 फरवरी 1922 गांधी जी ने एक घोषणा की, ठीक, तो घोषणा में क्या कहा, इन्होंने 2 शर्त रखी। पहली शर्त इन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर सारे राजनीतिक बंदी, जो भी राजनीतिक बंदी हैं असहयोग आंदोलन में, सारे राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएं। पहला। दूसरा इन्होंने रखी कि प्रेस पर से सरकारी नियंत्रण, जो आंदोलन के दौरान लगाए गए हैं प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, समाप्त किया जाए। ये 2 शर्त घोषणा में उन्होंने कहा, अन्यथा चुनौती है कि अगर ये 2 चीज नहीं की गई तो का मतलब लतियाओगे नहीं। इन्होंने कहा यदि ये नहीं किया गया तो बारदोली से बारदोली में सामूहिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे, यानी प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक, देखिए एक चुनौती दी गांधी जी ने, असहयोग की बात कर रहे थे, असहयोग आंदोलन काफी सफल था। गांधी जी अब इस असहयोग आंदोलन को नए आंदोलन की तरफ मूव करने वाले थे, चुनौती दे दी थी सरकार को। अब अगर गांधी जी ने चुनौती दे दी कि 7 दिन का टाइम है आपके पास, एक अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिन के अंदर अगर रिहा नहीं किए गए, सरकारी प्रेस पर से सरकारी नियंत्रण नहीं खत्म किया गया, तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा सामूहिक रूप से स्टार्ट करेंगे, यानी ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। अभी हम ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजों के साथ असहयोग की बात कर रहे हैं। अगर नहीं माने आप तो ब्रिटिश कानून जरूर तोड़े जाएंगे, ये बात है। अब समस्या ये थी गांधी जी की कि अगर ये चीजें हो जाती तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया
वो इसी समय आ जाता, लोग और ज्यादा आक्रोश से थे। दूसरी चीज, गांधी जी आंदोलन में अहिंसा को सर्वोपरि मानते थे। कहते थे अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं करना है आपको, जो भी करोगे आप अहिंसा के अंतर्गत करोगे। अब समस्या ये थी, 1 फरवरी को घोषणा हुई, 7 दिन मतलब इसमें 7 प्लस कर दीजिए तो 7 तारीख 1 से करके, यानी 8 तारीख को गांधी जी ये प्रारंभ कर देते। लेकिन इससे पहले ही 5 फरवरी को गोरखपुर, यूपी में है गोरखपुर में एक गांव है चौरी चौरा, एक ट्रेन भी चलती है चौरी चौरा एक्सप्रेस, चौरी चौरा। यहां पर एक घटना हो गई जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला करके मार दिया जाता है। जैसे ही घटना हुई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी आंदोलन की संपूर्ण स्थिति अहिंसा के ऊपर क्रिएट कर रहे थे। हिंसा होते ही आंदोलन वापस लिया, क्योंकि गांधी जी यहां ये नहीं चाहते थे कि दमन चक्र सरकार का चले, बहुत से लोग मारे जाएं और दमन चक्र का परिणाम ये निकले, न घर के न घाट के, आंदोलन खत्म, मनोबल खत्म, और दोबारा मनोबल लाना लोगों में, आंदोलन चलाने में बड़ा समय लगता। इसलिए गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, ये चीजें आई। अब हम लोग चौरी चौरा देखते हैं कि क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब। तो कब तो जान ही गए, 5 फरवरी, ये डेट कई बार पूछा गया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस लेने का एकमात्र कारण चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। ठीक हुआ क्या इसमें? जैसे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो जो आंदोलनकारी थे उनसे ये कहा जाता था कि आप चाहो नारेबाजी करो, सड़क पर शांतिपूर्वक जुलूस निकालो। जुलूस जब निकालते हैं, जैसे अभी भी जुलूस निकलते रहते हैं, तो जब जुलूस कभी विरोधी के घर के सामने से निकलते हो तो कोशिश क्या होती है कि वहां जुलूस में जो नारे लगाए जाते हैं उन नारों की गति बढ़ जाती है, उन नारों को लगाने में जो आवाज होता है वो काफी बढ़ जाती है, और कोशिश किया जाता है कि उसके घर के आसपास ज्यादा नारे लगे, स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है ज्यादा सुनाने के लिए। तो ऐसे ही तो उस समय भी सोच रही होगी लोगों की। तो उसमें होगा क्या कि जब नारे ऐसे जुलूस निकाले जाते रहेंगे तो वो कोशिश करके या इस तरीके से निकाले जाते होंगे जो थाना है उसके अगल बगल से, जो सरकारी भवन है उनके अगल बगल से, ताकि लोगों तक बात ये पहुंचे जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हो वहां पर आंदोलन की ये सब जुलूस निकले, ताकि अधिक से अधिक लोग ये जाने कि इसमें फलाने फलाने व्यक्ति जुलूस निकाल रहे थे, उसमें ये लोग सम्मिलित थे। और जब सरकारी भवन के आसपास से, सरकारी भवनों के आसपास से, थानों के आसपास से जुलूस निकलेगा तो उसमें क्या होगा कि गरियाया जाएगा थाने वालों को, उनको बड़ा बेशर्म किया जाएगा, बेइज्जती भी हो सकती है, थाने के सामने जुलूस ज्यादा नारे लगाएगी, ये सारी चीजें थी। तो ऐसे ही चौरी चौरा में एक भीड़ के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। कहते हैं चौरी चौरा जो थाना था उसके आसपास से निकला ये जुलूस, तो वहां भी तो ऐसे नारेबाजी हुई। तो अब जब नारेबाजी हुई तो उसमें कुछ पुलिस वालों ने गोली चला दी। जब गोली चला दी जुलूस पर, तो जुलूस जब देखती है ना कि भीड़ ज्यादा हो तो उसमें लोगों में आक्रोश भी ज्यादा आता है और कांड करने की क्षमता भी ज्यादा आ जाती है। जब पीछे देखा ही पड़े कि हजारों की भीड़ है तो आप में जोश भी ज्यादा होता है। तो कहते हैं जैसे ही गोली चलाई गई संपूर्ण भीड़ बौखला गई और उसने बदले की भावना से उस थाने को चारों तरफ से घेर लिया। और जब सब भीड़ भी बौखलाती है तो भाई पुलिस का मारा हुआ और भीड़ का मारा हुआ व्यक्ति कभी दुबला नहीं होता, हमेशा मोटाते ही है। ठीक। दूसरा ये कहा जाता है झुंड में कुत्ते भी शेर का शिकार कर लिया करते हैं और भीड़ जो है उसका कोई दिशा नहीं होती, उस भीड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता। भीड़ को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही नेता, असली नेता कहलाता है। ठीक। तो जब भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया तो पुलिस वालों थाने के अंदर हो गए।
अपने आप को बचाने के लिए। उनको क्या पता था कि भीड़ आक्रोशित है, जला थोड़े देगी, ठीक। लेकिन भीड़ ने क्या किया, संपूर्ण थाने में आग लगा दी। और जब आग लगाई तो उस थाने में 21 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। सबसे बड़ी बात ये थी भाई, पुलिस कर्मियों को थाने में घेर करके जिंदा जला देना। दोस्तों ये था, घटना तो बड़ी थी, सरकार बदला लेने का प्रयास करती, ठीक उसी तरीके से जैसे जलियांवाला कांड किया था उसने। गांधी जी पूर्व में देख चुके थे वो चीज कि 5 अंग्रेजों की हत्या का बदला सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 भारतीयों की हत्या से लिया गया, और जो अलग मारे गए वो अलग बात थी। जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट कहती थी कि कम से कम 1000 लोग मारे गए उसमें, जो भी रहा हो। तो जैसे 21 पुलिसकर्मी मारे गए, यानी शासन के खिलाफ आवाज उठ रही है। जो कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं उन्हीं को जिंदा जलाया जा रहा है, यानी पुलिसकर्मियों में भी मनोबल कहीं ना कहीं टूटता। और उन पुलिस वालों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार पक्का है क्रूरतम कदम उठाती, क्योंकि सिस्टम खराब हो रहा था ना। सिस्टम को बचाने के लिए सरकार को कदम तो उठाना ही पड़ता। जैसे गांधी जी को यह बात पता चली, गांधी जी ने असहयोग 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। और बैठक बुलाने के बाद इसी में असहयोग के प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव रखा। ठीक, इन्होंने और ये कहा कि वापस लेने के पश्चात रचनात्मक कार्यों पर जोर। पहले ही संविधान में परिवर्तन हो गया था रचनात्मक कार्यों के लिए। अब असहयोग का जब प्रस्ताव वापस लेना था तो अब समस्या ये थी कि असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी ने तत्काल, भाई 5 को हो रही है, ठीक है, 21 पुलिसकर्मी जलाए गए। 12 फरवरी को आनन फानन में गांधी जी ने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास भी हो गया और उसी दिन से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि ऐसी हिंसक घटनाएं आंदोलन के लिए शोभा नहीं देती हैं, और इसलिए चूंकि हिंसा हो गई है इसलिए प्रस्ताव वापस लिया। कांग्रेस कार्य समिति भी ऐसी थी जो गांधी के पूर्ण नियंत्रण में थी, गांधी जी के, उसने भी इसको वापस लेने का प्रस्ताव जो था वो पास कर दिया। गांधी जी ने यहीं पर रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया और कहा कि अभी पब्लिक जो है, जनता जो है, वो आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। कोई भी आंदोलन अहिंसक तरीके से यदि हम चलाना चाहें तो जनता इतनी तैयार नहीं है कि वो अहिंसक तरीके से आंदोलन को चला सके। इसलिए अभी जनता को आंदोलन के लिए तैयार किया जाएगा इन रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, ताकि अगला जो आंदोलन हो उसमें हम और अच्छे स्तर से शुरुआत कर लें, उसको और सफल बना पाए। ठीक, तो ये चीजें, आंदोलन वापस हो गया। अब इसमें दूसरा भी इन्होंने रचनात्मक कार्य क्या क्या जोड़ दिए। इसमें पहला कार्य इन्होंने बताया, देखिए रचनात्मक कार्यों में इसमें यह कहा कि 1 करोड़ सदस्य भर्ती करा जाए, यानी कांग्रेस में 1 करोड़ सदस्य भर्ती किए जाएं, सदस्यता दी जाए 1 करोड़ लोगों को। यानी पुनः रचनात्मक कार्यों में कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश, और जो भी सदस्य हों उनको कांग्रेस के सिद्धांत से पूर्णतः शिक्षित भी करने की बात आ गई। दूसरा, चरखे का प्रचार, यानी लोगों को अपने घर में कैद कर दो, कांग्रेस से जुड़े रहें, कांग्रेस की योजनाएं को जानते रहें, कांग्रेस के निर्णय जानते रहें, कब आंदोलन के लिए तैयार होना है इसके लिए तत्पर रहें, लेकिन
चरखा काटते रहें, चरखा सूत बनाते रहें। ठीक। थर्ड, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। मादक द्रव्य निषेध। पंचायतें संगठित करना। इत्यादि। देखिए, यानी गांधी जी को लगा होगा कि असहयोग आंदोलन में जनता कम थी, यदि कांग्रेस में और ज्यादा सदस्य संख्या बढ़ाई जाए तो आंदोलन और विकट हो सकता है। और कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी हमेशा अपने सदस्यता अभियान चलाती है, हर साल चलाती है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की नीतियों के साथ जोड़ा जा सके। तो अगर गांधी जी यहाँ असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ऐसी कोई योजना बनाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा अलग बात नहीं थी, वो आदि से चला रहा था, वो चीज उन्होंने किया। दूसरा, चरखे का प्रचार, ताकि खाली समय में लोगों को व्यस्त रखा जाए। ऐसा ना हो कि खाली समय में वो आंदोलन जो होने वाला है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उससे विमुख होकर के किसी दूसरे ढर्रे पर चले जाए। तो इसको रोकने के लिए गांधी जी ने चरखे के प्रचार की बात की। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की बात क्यों की? असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों ने, बड़ी संख्या में छात्रों ने विद्यालय छोड़े थे, सरकारी विद्यालय छोड़े थे। अब जिन छात्रों ने सरकारी विद्यालय छोड़ा है, क्या उन छात्रों को आगे शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं थी? सरकार उनका एडमिशन तो पुनः नहीं लेती, क्योंकि आंदोलनकारी थे। सरकार ऐसे लोगों को आंदोलन में सम्मिलित होने की सजा तो जरूर देती, यानी उनका नए सिरे से एडमिशन नहीं होता, तो उनको शिक्षा जारी रखने के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। भारतीय जो शिक्षक है वही ऐसा करें और उन बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। ठीक। मादक द्रव्य निषेध, यानी शराब और आपका निषेध था। स्वदेशी आंदोलन में भी इस पर रोक लगाने की बात की गई थी, असहयोग में भी की गई। गांधी जी ने कहा यह चीज आगे भी चलती रहे, क्योंकि चैतन्य व्यक्ति ज्यादा सोच सकता है, ज्यादा अच्छे से नेतृत्व कर सकता है, ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति ज्यादा सोच नहीं सकता जो अचेतन अवस्था, जिसने नशा कर रखा हो। कहते हैं शराब पीने के बाद आपकी सोचने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए शराब के लोग जो हैं ज्यादा मजे से पीते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ टेंशन खत्म, भाई सोचने की क्षमता खत्म तो टेंशन खत्म, टेंशन खत्म तो अच्छी नींद आती है, उसमें मजा आता है। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायतें संगठित करना। ये पंचायतों की बात इसलिए की क्योंकि काफी लोगों ने वकालत छोड़ दी थी, महत्वपूर्ण लोगों ने वकालत छोड़ी थी, बड़े बड़े वकीलों ने छोड़ी थी, उनका अनुसरण छोटे लोगों ने भी किया था। अब ऐसे लोगों में क्या था, इन लोगों का काम था कि जो पंचायतें बनती थी, सारे संगठित मामले, क्योंकि पहले तो वहां आप नहीं जा रहे थे, आप छोटी छोटी चीजों के लिए न्यायालयों का बहिष्कार भी किया था। तो अब अगर कोई भी ऐसी चीजें आती हैं तो उनका निर्णय पंचायतों के माध्यम से ही करने की बात गांधी जी ने की। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद इन्होंने ये रचनात्मक कार्यों पर बात की, लेकिन असहयोग आंदोलन वापस लेने का विरोध भी किया गया कई नेताओं के द्वारा। कारण क्या था, क्यों? सही बात है भाई, अगर आंदोलन अपनी पूर्ण गति में चल रहा हो और अचानक उस आंदोलन को एक घटना होने की वजह से वापस ले लिया जाए तो लोगों का मनोबल तो टूटता ही टूटता है कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, सरकार कभी भी प्रेशर में आ सकती थी और वापस ले लिया है क्या? बात तो आती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वापसी की आलोचना कई लोगों ने की, जिनमें लाला लाजपत राय, पहले व्यक्ति। भाई ये तो क्रांतिकारी भी थे, राष्ट्रवादी बहुत बड़े नेता थे, तो ऐसे लोग थोड़े बहुत घटनाओं को इग्नोर करते हैं, आंदोलन वापस लेने का कार्य नहीं करते। तो ये तो पक्के आलोचक स्वाभाविक रहे होंगे। दूसरे, सुभाष चंद्र बोस, एक युवा व्यक्ति जिसके विषय में हम लोग बड़े सम्मान से गर्व महसूस करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास,
और मोतीलाल नेहरू इत्यादि। मोतीलाल नेहरू तो यहां तक कह दिया कि यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में कोई घटना घट जाए तो उस घटना की सजा कश्मीर के किसी एक गांव को क्यों? भाई सही प्रश्न है, कन्याकुमारी की घटना की सजा कश्मीर के गांव को क्यों? लेकिन चूंकि वापस लिया गया था तो आक्रोश था, वो गांधी जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय था। गांधी जी की भी सोच कहीं ना कहीं सही थी, इन लोगों की भी सोच कहीं ना कहीं सही थी, इनके सोचने का तरीका एग्रेसिव था। गांधी जी उस एग्रेसिव को दबाना चाहते थे क्योंकि वो अंग्रेजों को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते थे इनकी अपेक्षा। ठीक है, जैसे ये युवा हैं, लाला लाजपत राय तो कभी बुजुर्ग हुए नहीं, इनकी सोच तो हमेशा युवा वाली ही रही, मारो पीटो जबरदस्ती कुछ भी चीज ले लो। ठीक है, सीआर दास बंगाल के थे, इनको भी चीजें जल्दी चाहिए थी। मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील, ये दोनों लोग वकील हैं, दोनों लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी थी। नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ी थी, तो नेहरू और सुभाष शुरू में एक ही मंच पर थे, दोनों लोग साम्यवादी सोच रखते थे, लेकिन बाद में विरोधाभास हुआ। ये गांधी जी के बहुत अच्छे अनुयायी बन गए और ये गांधी जी के विरोधी बन गए। प्रारंभ में हरिपुरा अधिवेशन तक तो गांधी जी के साथ थे, लेकिन त्रिपुरी संकट ऐसा आया कि इन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा, कांग्रेस से निष्कासित किया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत अच्छा चला नहीं, ठीक, फिर भाग ये जर्मनी चले गए, जर्मनी से जापान और जापान से सिंगापुर आजाद हिंद फौज लेकर के उसकी कमान लेकर के आए। ठीक है, बाद में प्रथम विश्व युद्ध के समय आजाद हिंद फौज की कमान नियंत्रण बहुत अच्छा था, कुछ चीज भारत जीती। बाद में फिर एक विमान दुर्घटना में जो सरकारी है उनकी डेथ हो गई, तो अलग बात है। ठीक है, तो ये लोग विरोधी थे और जब ये विरोध हुआ तो अब स्थिति क्या थी? असहयोग आंदोलन वापस हो गया है। गांधी जी ने ये कहा कि कांग्रेस असहयोग आंदोलन वापस लेती है और कांग्रेस के सामने कुछ रचनात्मक कार्य रख दिए कि कांग्रेस असहयोग आंदोलन के पश्चात इन चीजों पर कार्य करेगी। ये तो आ गया। अब समस्या ये थी कि बहुत से लोग तो वो जरूरी नहीं था कि रचनात्मक कार्य ही करें, कुछ लोग तो उसका विरोध भी करते, कुछ नया करने की कोशिश करते। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत विधायिका के चुनाव होने थे, तो कांग्रेस का एक धड़ा जो है वो उस विधायिका के चुनाव में सम्मिलित होना चाहता था। उसकी इच्छा ये थी कि विधायिका के चुनाव में सम्मिलित होकर के क्यों ना असहयोग किया जाए। तो भाई एक तो रचनात्मक कार्य आप कर रहे हो, जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसको आपने पूर्णतः समाप्त कर दिया। लेकिन ऐसे लोग, और इसमें ये दो वकील, उन्होंने कहा कि विधायिका के चुनाव में प्रतिभाग करके अंग्रेजी नीतियों का विरोध करेंगे, यानी असहयोग जो हमको करना है वो करते रहेंगे और इसके लिए चुनाव में प्रतिभाग करना होगा। जबकि गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत बहिष्कार की बात कर रखी थी कि चुनाव में कांग्रेस नहीं जाएगी, और इसी बात को लेकर के कांग्रेस का एक और विभाजन होता है और विभाजन के पश्चात इन दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया। लेकिन बाद में समझौता हो गया। ठीक है, दास गांधी पैक्ट हुआ जिसमें गांधी जी ने दास की बात को स्वीकार कर लिया। इन्होंने एक स्वीकृति दे दी कि सीआर दास स्वराज पार्टी के माध्यम से चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। ये कांग्रेस के आनुषंगिक संगठन होगा, कांग्रेस के अधीन रहते हुए, बाहर नहीं जाना था इनको, कांग्रेस के अधीन रहते हुए ही पार्टी, स्वराज पार्टी जो है, कांग्रेस चुनाव में नहीं जाएगी, कांग्रेस के अधीन एक संस्था स्वराज पार्टी वो चुनाव में जाएगी। उसका काम होगा विधायिका में सभी अंग्रेजी कानूनों पर विरोध प्रदर्शित करना, वो कानून अच्छे हों या खराब हों। ठीक है, और उसमें काफी हद तक ये सफल भी रहे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी मार्च 1923 में इसका गठन हुआ। संस्थापक किसके हैं? सीआर दास
और मोतीलाल नेहरू। स्थान था इलाहाबाद। इलाहाबाद यहां ये गठन हुआ। अब स्थिति क्या है देखिए, अब हम लोग केवल इस पे फोकस करते हैं। अब स्वराज पार्टी के गठन के पीछे कारण क्या था, गठन का कारण क्या था? ठीक, विधान परिषदों के चुनाव में प्रतिभाग करने को लेकर के था। ठीक, 1919 के एक्ट, भारत परिषद अधिनियम समझ लेना, ठीक है, 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत चुनाव होने थे। ठीक, तो अब कांग्रेस में दो गुट बन गया इन चुनाव में प्रतिभाग को लेकर। ठीक, कांग्रेस विभाजित हो गई क्योंकि मार्च 1922 में ही गांधी जी जेल चले गए थे और उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 1924 में ही छोड़ दिया गया। ठीक है, कांग्रेस विभाजित हुई। कांग्रेस में दो गुट जो बने, पहला जो भाग लेना चाहते थे इनको कहा गया परिवर्तनवादी, और दूसरा गुट जो भाग नहीं लेना चाहता था इन्हें कहा गया अपरिवर्तनवादी। ठीक, ये दो गुट आ गए। अब परिवर्तनवादियों में दो लोग, CR दास और ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग। अपरिवर्तनवादियों में देखिए ऐसे सभी युवा जो गांधी जी से प्रभावित थे। ठीक है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, NG रंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऐसे सभी लोग हैं जो युवा थे, गांधी के अनुयायी रहे होंगे। भाई युवा प्रभावित तो ज्यादा हो जाएगा। डॉक्टर अंसारी, और आयंगर दक्षिण के इत्यादि, ये अपरिवर्तनवादी। ठीक, अब समस्या ये हुआ कि दिसंबर 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें दो चीजें हुई। काउंसिल में भाग न लेने का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया। ठीक, अब जब इससे ही, भाई ये बुजुर्ग नेता है, दोनों लोग बुजुर्ग नेता हैं, ये ज्यादातर युवा लौंडे थे। लौंडे नहीं कहने वाली बात है, गांधी जी के अनुयायी हैं, युवा हैं, जोश से परिपूर्ण होंगे, गांधी जी की नीतियों पर चलने की बात सोचते थे, हमेशा गांधी जी को ये सही मानते थे, गांधी जी गलत हो या सही हो। तो जब गांधी जी की बात मान रहे हो, गांधी जी ने चुनाव में भाग लेने का विरोध किया था, उन्होंने चुनाव में भाग लेने की बात नहीं की थी, इस समय जेल में है, तो ये कैसे चुनाव में भाग लेते? इसलिए दिसंबर 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने का प्रस्ताव पास हो गया। अब जैसे प्रस्ताव पास होगा, इसका मतलब है इन लोगों का उद्देश्य
पूर्ण हुआ, यही तो हुआ। अब अगर इनका उद्देश्य पूर्ण होता है तो ये दोनों लोग जो भाग लेना चाहते थे इनका क्या होगा, ये तो नहीं चाहेंगे। ठीक, जैसे ये प्रस्ताव पास हुआ, CR दास ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। ठीक, CR दास ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। मिनट, ठीक है, जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ, CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनकी मंशा तो थी कि कांग्रेस या CR दास स्वयं परिषदीय चुनाव में, काउंसिल के चुनाव में भाग लेंगे और अंग्रेजी नीतियों का विरोध करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए अब आगे क्या हुआ। मार्च 1923 इलाहाबाद में एक समर्थकों का सम्मेलन बुलाया। किसने? CR दास ने। 23 में CR दास ने इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन, यानी संपूर्ण भारत से बुलाया। जैसे होता नहीं है कि अपने समर्थकों को बुला लो, उनसे पूछो इस पार्टी से अलग हो कि नहीं हो, समर्थक क्या कहते हैं। समर्थक तो आप ही के हैं, आपकी मंशा के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो इन्होंने भी एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और इसी सम्मेलन में स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई, यानी पार्टी स्थापित हो गई। अब जैसे ही स्थापना की घोषणा होगी, क्या होगा? परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, इन दोनों के बीच कटुता और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे को चबा जाए, ये वाली स्थिति आएगी। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें क्या होगा? धीरे धीरे कोशिश किया जाएगा कि कटुता धीरे धीरे खत्म हो। सितंबर 1923 में मॉल दिल्ली में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। सबसे कम उम्र की कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये, स्वतंत्रता से पूर्व। इनसे कम उम्र में किसी ने 35 साल की उम्र में ये अध्यक्ष बने। ठीक है, इसमें अब भाई कटुता बढ़ रही है तो कोशिश किया जाएगा कटुता ना बढ़े। जो विरोध है उस विरोध को किसी तरीके से शांत करने की बात हो जाए। CR दास तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, पार्टी टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस विखंडित हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस चुनाव में प्रतिभाग करना है। तो इसमें क्या किया गया? विशेष अधिवेशन था। इसे विधान मंडल में कांग्रेस के प्रवेश को स्वीकार कर लिया गया। यानी विखंडन होने से बच गया, कांग्रेस टूट नहीं पाई। ठीक है, 1924 गांधी जी रिहा हुए। ठीक, अब जब गांधी जी रिहा हुए तो इसी समय गांधीदास पैक्ट हुआ और इस पैक्ट में स्वराजियों के राजनीतिक कार्यक्रम जो थे उसको गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार किए गए स्वराजियों के राजनीतिक कार्यक्रम जो भी थे वो स्वीकार किए गए। गांधी जी ने इसमें कहा कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अधीन रह करके चुनाव में प्रतिभाग करेगी, वो कांग्रेस से अलग नहीं है। क्योंकि कांग्रेस नहीं जा रही है इसलिए स्वराज पार्टी उसकी अंग बन के जाएगी। ठीक है, एक अधीन संस्था बन करके जाएगी। तो यहां पर हुआ नवंबर 1923 चुनाव हुए। भाई कांग्रेस अब सपोर्ट कर ही रही थी। इन चुनाव में
स्वराज पार्टी को काफी सफलता मिली। ठीक, जिनमें बंगाल में सीआर दास और केंद्रीय विधानमंडल में एमएल नेहरू नेता बने। यहां तक कि स्वराज्यों ने 1905 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष तक बनवा दिया था विधायिका का। ठीक है, तो ये चीज थी। अब हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी के ऐसे कार्यक्रम क्या रहे होंगे जिन कार्यक्रमों का गांधी जी ने स्वीकार किया। इन्होंने कार्य क्या क्या किए होंगे, तो स्वराज्यों के कार्य को देखते हैं कि ऐसे कार्य क्या किए इन्होंने। देखिए कार्य, पहला इनका पहला कार्य था बजट को अस्वीकृत करना। प्रत्येक वर्ष जैसे ही बजट आता था ये बजट को अस्वीकृत कर देते थे, और जब बजट का प्रस्ताव आया और वो पास नहीं हुआ तो अब ये बजट वायसराय वीटो के माध्यम से पास करता था। ठीक, तो पहला काम वायसराय को नीचा दिखाने का। ठीक, चलो दूसरा, इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया था। अब पता नहीं इन्हीं के सुझाव पर हुआ हो गोलमेज सम्मेलन, बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो संभव है कि इन्हीं के सुझाव पर हुआ हो। ठीक है, थर्ड, इनकी मांगे। ठीक है, 1924 में सरकार ने 1919 की अधिनियम की समीक्षा के लिए मूडी मैन कमेटी की गठन की इनकी मांग पर ही। ठीक है, सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु मूडी मैन कमेटी गठित की। ठीक है, दूसरा 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ये पूछे गए हैं कई बार, असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल। रहे। ठीक, देखिए एक सफलता और थी। नेक्स्ट 1925 में एमएल नेहरू स्क्रीन कमेटी जो एक गठित हुई थी, कमेटी के सदस्य बनाए गए। ये स्क्रीन कमेटी का जो गठन हुआ था वो सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए हुआ था। सेना के तीव्र भारतीयकरण के हेतु हुआ। ठीक है, देखिए जून 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई। जैसे ही सीआर दास की मृत्यु होगी एक नेता तो चला गया जो नेतृत्व कर रहा था, तो क्या पार्टी के जनाधार उसकी नीतियों में दिक्कत होती कि नहीं होती? स्वाभाविक है। ठीक है, देखिए मृत्यु होने से
स्वराज पार्टी को समर्थक लोगों का, ऐसे लोग जो सरकारी नीतियों के समर्थक थे, स्वराज पार्टी में सरकारी नीतियों के समर्थक लोगों का प्रभुत्व बढ़ गया। भाई विधायिका में है, एक पद पा जाए, विधायक हो जाए और कहीं वो सरकार की वजह से, तो वहां विरोध नहीं करते, सरकार के समर्थन में आ जाते हैं। तो यहां पर भी ये चीजें आएंगी। परिणाम स्वरूप इसका विरोध किया स्वराज पार्टी में, और विरोध में लाला लाजपत राय, ठीक, और मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी से हटकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। देखिए कैसे परिवर्तन होता है। सी.आर. दास गए, जब तक सी.आर. दास थे कांग्रेस में तब तक स्वराज पार्टी बहुत अच्छा चल रही थी। जैसे ही सी.आर. दास की मृत्यु होती है, सरकारी नीतियों के समर्थक लोगों की संख्या यानी प्रभुत्व उसमें बढ़ गया। जैसे ही प्रभुत्व बढ़ा, दो महत्वपूर्ण नेताओं ने अपने आप को अलग कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस में हुआ था, ठीक है, अलग किया और एक स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी, ठीक है। 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी की स्थिति खराब हो गई, यानी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। अब अगर स्थिति खराब है तो समस्या तो होती ही होती, लेकिन कुछ तो संख्या रही होगी। 1928 में सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल का एक प्रस्ताव लाए, ठीक है। कहते हैं इसे भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। जैसे ये बिल लाया गया, सभी दलों द्वारा इसका विरोध किया गया और इस पब्लिक सेफ्टी को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, 1929 के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास हो गया। अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास हो गया और जैसे ही पास हुआ, सभी स्वराजियों को (1930) में विधानमंडलों से इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा दे करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े, ठीक है। तो ये चीजें आई, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद चीजें अलग हुई, विरोध भी होते हैं आपस में, उन विरोधों को हैंडल भी किया गया और काफी कुछ हुआ, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग स्वराज पार्टी के बाद साइमन कमीशन के बाद लॉर्ड बिरकेनहेड की घोषणा के बाद नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के बाद लाहौर अधिवेशन और फिर आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।